नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है जौनपुर न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विधायक ने सदन में क्षेत्र की बिजली की दुर्दशा और राशन कार्ड सहित अन्य मुद्दों को मजबूती से उठाया। साथ ही जानेंगे कि किस विधायक ने सदन में मेडिकल कॉलेज सहित गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गरीबों व किसानों का मुद्दा उठाया। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के रकात के विधायक तूफानी सरोज ने सदन में क्षेत्र की बिजली की दुर्दशा, अंत्योदय, राशन कार्ड सहित अन्य मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कहती है, लेकिन इसी प्रदेश में 50% से ज्यादा लोग निर्धन कार्ड लेकर खड़े। आइए सुनते हैं कि लखनऊ में विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सपा के विधायक तूफानी सरोज ने क्षेत्र के विकास के लिए और क्या कुछ कहा। एक ही बात बार बार रिपीट की गई महामहिम राज्यपाल के भाषण में और ये बजट भाषण में कि उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर चुका है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, गुजरात मॉडल बन रहा है। तमाम तरह की बातें आई। मैं बजट में बजट भाषण जो आया है कि 15 करोड़ निर्धन लोगों को अन्न देने का काम किया गया है। एक तरफ आप 15 करोड़ लोगों को, निर्धन लोगों को अन्न देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अगले राज्यों में आ चुका है। प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है। 50% से ज्यादा लोग निर्धन कार्ड हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। कौन सा आपने उत्तम प्रदेश बनाया है? और नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए, नीति आयोग क्या कहता है? लिस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय पॉवर्टी रेट, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हैव इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। पुअरेस्ट स्टेट के श्रेणी में जो है आपका बना हुआ नीति आयोग कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और आप कहते हैं जो है गुजरात मॉडल बन रहा है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में 51.91% गरीब और झारखंड में 42.16% गरीब और उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीब। इसके बावजूद भी आप वाहवाही लूट रहे हैं। अब कौन सा आंकड़ा मैं सही समझूं, नीति आयोग को सही समझूं कि आपको सही समझूं? जो है ये तो पूरा भ्रम फैलाने वाला आपका बजट है। आप 26 स्टेट से पीछे हैं, देश के 26 स्टेट आपसे आगे हैं। इसके बावजूद भी आप तालियां बजा रहे हैं। नीति आयोग आपको सबसे पुअरेस्ट स्टेट के श्रेणी बता रहा है। इससे अच्छे हालात प्रदेश का देश में 2017 के पहले में था। 2017 के पहले की स्थिति इससे बेहतर थी और आज स्थिति बदतर बनी हुई है। 15 करोड़ लोगों को जो जिस रेशियो से आपने निर्धन कार्ड दिया है कि आपका मानक है कि जिसके पास 2 पहिया वाहन न हो और जिसके पास पक्के मकान न हो, यही रेशियो आपका है। अब 15, इसका मतलब 15 करोड़ 25 करोड़ लोगों में 15 करोड़ लोगों के पक्का मकान है, 2 पहिया वाहन नहीं है। जो मानक आपका है, जो सिस्टम आपका ये अंत्योदय कार्ड बनाने कर रहा है, इसी तरह अगर अंत्योदय कार्ड जो है बनता रहा तो हमें कहने में आश्चर्य नहीं है कि आने वाले 5 साल के बाद ये निर्धन कार्ड आपके 25 करोड़ लोगों को हाथों में दिखाई देने लगेगा। आपका सिस्टम कहाँ है? आपने नीति क्या बनाई है और कहाँ किस तरह से आपका कार्ड बन रहा है? तमाम 2-2 महले घर वालों के पास भी, सरकारी नौकरी करने वालों के पास भी अंत्योदय कार्ड है। ये सिस्टम चल रहा है। और बिजली के बारे में जो बजट भाषण में कहा है, मानव बिजली के बारे में बड़ी बातें आई। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो एक आगे टाल जाएंगे। भाई मैंने अधिकारियों को कई बार कहा बिजली के संबंध में, बिजली दो, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए सरकार नहीं है। लेकिन बिजली के बारे में जो ने 18 घंटा किसानों को बिजली देने का जो है यहाँ पे
रंगा बजाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक लोगों का इंतजार जनता कर रही है कि आप वहां तो 18 घंटे चिल्ला रहे हो, मंत्री का भी इंतजार कर रही है कि आप तो 18 घंटा किसानों को बिजली देने की बात कर रहे हो। गांव में कितने घंटे बिजली आ रही है, इसका पता जब आप क्षेत्र में जाएंगे जनता आपसे जरूर पूछने का काम करेगी। माननीय बजट में पिछड़ा वर्ग के बारे में, पिछड़ा वर्ग के छात्र पिछली बार बहुत से लोग छात्रवृत्ति और जो है ये छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। जो पात्र थे जो है उनको नहीं मिला, अनदेखी की गई, वे बहुत निराशा महसूस कर रहे थे। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो आपने पिछड़ा वर्ग में 1672 करोड़ का प्रावधान किया है, इस प्राविधान को जो है आप थोड़ा और बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद आदरणीय तूफानी जी। पिछड़े वर्ग को सभी लोगों को जो है न्याय मिल सके। आपने जेवर पोर्ट का भी बहुत बात किया कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में जेवर एयरपोर्ट सबसे आलीशान एयरपोर्ट बन रहा है। इसको प्रदेश की जनता देख रही थी, लेकिन जनता एक चीज जानना चाहती है जिसको आपने नहीं बताया। जो एयरपोर्ट बनने के बाद इसे आप किसको बेचोगे जो है, ये जनता जानना चाहती थी। क्या यह एयरपोर्ट किसे बेचा जाएगा जो है, ये भी जानना चाहती। आप अरे सर 1 मिनट और, अभी 1 ही मिनट, बस 1 मिनट और करके बाद में खत्म करूंगा जो है। आपके बीच में जो है तमाम कोरोना पर भी बहसें हुई है। हमारे तमाम जो है बड़े मजबूती के साथ प्रयाग से आने वाले हमारे यहाँ पे, हम पहली बार यहाँ सदन में चुन करके आए हैं। इतने मजबूती से यहाँ झूठ बोला जाता है, पहली बार हमें सुनने देखने को मिला। माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिजन लाश छोड़ के चले गए कोरोना पीरियड। यहाँ कोई मर जाता है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद से लाशें मंगाई जाती है। और मंत्री जी के भाषण को उनके क्षेत्र की जनता प्रयागराज के लोग सुन रहे थे। दर्जनों लाशें कोरोना में जो है जेसीबी खोद करके ढक दी गई थी, और जब बारिश हुआ, हवा चली, तो दर्जनों लाशें ऊपर चली आई। उस पर मंत्री जी का बयान था जो है कि परिजन छोड़ के चले जाते हैं। कोरोना के समय में गंगा नदी सौवाहिनी बन चुकी थी। बिहार के बॉर्डर पे दर्जनों लाशें जो है पाई गई जो है, और कहा गया कि ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। आपके भी जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा जफराबाद के विधायक जगदीश नारायण राय ने सदन में जौनपुर के मेडिकल कॉलेज सहित गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं गरीबों व किसानों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जौनपुर के मेडिकल कॉलेज में अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र पछता रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं करे। सरकार गरीबों के कल्याण की बात करती, लेकिन सरकार के पास प्रदेश में कितने गरीब हैं उसका कोई आंकड़ा तक नहीं है। आइए सुनते हैं कि लखनऊ में चल रहे बजट सत्र के दौरान सुभाषपा गठबंधन के विधायक जगदीश नारायण राय ने क्षेत्र के विकास के लिए सदन में और क्या मुद्दा उठाया। राज्य आ चुका है। मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे याद आ रही है। तो राम राज में तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जहाँ अपने अपने क्षेत्रों की हालत हम लेते हैं, दैहिक दैविक पर तो कोई भरोसा नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन दैहिक रूप से इस बजट के माध्यम से जो चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, बजट बहुत लंबी चौड़ी बात की जा रही है, लेकिन इस चिकित्सा में उन चीज़ों को भुला दिया गया है जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो गाँवों में ब्लॉकों में खुले हुए हैं, जो कभी 62 के 60 के दशक में बने हुए थे, उनकी जर्जर हालत है, ख़राब हो चुके हैं, बंद पड़े हैं। हम उनके चलाने की दिशा में इस बजट में कोई बात नहीं कही गई। अगर हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज पर ही डिपेंड रहेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पूरे जनपद का इलाज नहीं हो पाएगा। हमारे जनपद जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी पूर्व सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो आज तक चला नहीं है। वहाँ जो लड़के एडमिशन ज़बरदस्ती कराए हैं वो रो रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की हालत इतनी ख़राब है कि गरीब आदमी को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, सिटी स्कैन के लिए जाता है, कहीं उसको मुफ्त व्यवस्था नहीं मिल रही है, वो महंगा इलाज कराता है। तो आपकी इस गरीबों के लिए के कल्याण की योजना कहाँ से आई? अभी इस प्रदेश में कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें गरीबों के लिए हो रही हैं। कल मैंने एक सवाल लगाया, उसमें यह जवाब आया कि किसी जनपद में यह आंकड़ा है ही नहीं है कितने गरीब हैं। तो यह सब चीज़ें जो सारा यह अमला खड़ा हुआ है उन गरीबों के लिए कहाँ जा रहा है?
ये आंकड़ा है ही नहीं है। ये किसका लाभ किसको मिल रहा है? उसी का लाभ है चिकित्सा व्यवस्था में गरीबों को सिटी स्कैन नहीं हो पाता है, वो पैसा इधर उधर भागते हैं। किसानों की बात किया जाए, किसानों के लिए आप बड़ी बात कर रहे हैं। किसानों का ट्यूबवेल गाँव में, हम लोग क्षेत्र से आते हैं, गाँव से आते हैं, वहाँ देखा जाए तो बहुत से ट्यूबवेल जो पुराने समय के बंद पड़े हैं। और अब इस सरकार ने क्या किया कि वो प्रधानों को संचालन करने का अधिकार दे दिया, और प्रधान बेचारा एक सीमित संसाधन है, उसके पास टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, वो सही ढंग से ट्यूबवेल चला नहीं सकता, तो सिंचाई व्यवस्था कैसे होगी? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस बजट के माध्यम से आप कुछ कर सकते हो तो बढ़िया करिए। अगर आप मुफ्त सिंचाई देना चाहते हो उस पर ध्यान दीजिए। किसानों को बीज खाद, हमारी जो बेसिक आवश्यकता है बीज खाद, बीज महंगा, खाद महंगा, हमारी दवाइयाँ महंगी, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया इस बजट में कि कोई सब्सिडी की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं की गई है। खाद जो महंगे, रोज उसका रेट बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम किसान उसको खाद नहीं ले पाएगा, बीज की बात करें, बीज शुद्ध बीज नहीं मिलता। हम कृषि विज्ञान केंद्र बढ़ा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की बात सरकार ने कहा, कृषि विज्ञान केंद्र में बता दें कि इस प्रदेश में कितने शोध हुए हैं पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, कितने नए शोध हुए हैं, किसानों को उत्थान के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, कौन से नए बीज पैदा किए जा रहे हैं। आप जहाँ से आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ बीज उज का वहाँ से हम लोग व्यवस्था पूर्वांचल वाले कर लेते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि पहले पंतनगर था जो उत्तराखंड में चला गया, और कहीं कोई बीज की व्यवस्था नहीं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसानों की आय दुगनी हो ही नहीं सकती। यह कपोत कल्पना होगी, ये एक उड़ान होगी। किसानों के साथ साथ नौजवानों की बात की जा रही है। नौजवान बड़े संख्या में बेरोजगार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है, वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो जा रहे हैं कहीं बॉम्बे कलकत्ता जाते, बहुत बड़ी आबादी जा रही है, वहाँ उनको काम नहीं मिल रहा है, वो लौट के फिर घर आ रहे हैं। एक तरह से एक निराशा का वातावरण हम लोग देखने को मिलता है गाँव घरों में। ये स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। अगर लघु उद्योग नहीं शुरू होंगे, हमारे पहले लघु उद्योग होते थे जिलों में, उसके माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिलता था, सारे उद्योग बंद हुए। जो हमारी बेसिक चीज़ें थी, जैसे मेरे जनपद में फूलों की खेती होती थी, सेंट बनते थे, वो सब उद्योग बंद हो गए, उससे जुड़े हुए तमाम इकाइयाँ बंद हो गई, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? इस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। हमारी सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारा हब होता था आलू पैदा करने का, सब्जी पैदा करने का। आज स्थिति है कि सारे बंद हो गए, किसानों ने बोना बंद कर दिया, हमारी आमदनी कहाँ दुगनी होगी। कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए, कहाँ हम रखेंगे? अगर आलू उत्पाद भी कर लिया जाए तो रखने की जगह नहीं है। पैदावार होती है तो कहीं उसको दाम नहीं मिलता है, कोई मंडी नहीं है। कि तमाम विषमताओं के बीच ये सरकार अगर दावा करती है तो एक खोखला दावा है। ये बजट बिल्कुल गुमराह करने वाला है। विरोध, हमारे जो जनता है इसके विरुद्ध है। मैं इसका विरोध करता हूँ। रह गया हवाई अड्डे की बड़ी बात हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वाराणसी से के आसपास हम लोग रहने वाले हैं। बनारस का हवाई अड्डा बना हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत पहले का है और वहाँ कार्गो की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन आज तक कार्गो चालू नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र भी आता है। मैं सरकार से चाहूँगा कि वहाँ कार्गो की व्यवस्था शीघ्र चालू कराई जाए, तो अगल बगल के क्षेत्रों में किसानों का लाभ होगा। वहाँ एक डेयरी प्लांट का बड़ा उद्घाटन, बड़ा शिलान्यास किया गया, आज तक कहीं उसका अता पता नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा। इसलिए हमारा पूरा उद्देश्य बदहाल है और कोई न किसान न मजदूर, सारे लोग दुखी हैं। मैं इस आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए जौनपुर न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।